क्वेश्चन नंबर 9 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहे हैं, द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पर कर रखा है 956,700। The following items were included at cost in the total। अब वो बोल रहा है कि आपने इस कॉस्ट में ये जो आइटम्स हमने आपको दे रखे हैं इनको भी आपने कॉस्ट पर ही लिया हुआ है। 350 shirts which had a cost of 380 and normally sold at 750 each, owing to a defect in manufacturer, they were sold after the balance sheet date at 50% of their normal price, and the selling expenses of 5 amounted to 5% of the proceeds। सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ 350 शर्ट्स। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है कि 380 रुपीज। और एनआरवी के लिए उसने क्या बोला है कि वैसे तो ये 750 पर बिकती हैं, बट अब आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ये बिकेंगी 50% ऑफ देयर नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो यानी 750 का हो गया आपका 50%। एनआरवी में सबसे पहले माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस निकालिए। एक सेकंड कैलकुलेटर। 375 का 5% 18.75। $356.25। वैल्यू ऑफ 350 शर्ट्स। वन टू फोर 87.5। लेकिन हमने किस पर इंक्लूड कर रखा है, 380 पर इंक्लूड कर रखा है। उसने बोला है कि आपके ये आइटम ऑलरेडी इसमें कॉस्ट पर इंक्लूड है,
तो हमने जो वैल्यू इंक्लूड कर रखी है 350 इंटू 380 दैट इज 133। इसका मतलब क्या हो गया, हमने इस 956 700 में जोड़ रखा है 133, जबकि इन्वेंट्री का जो वैल्यूशन होना था आपका, वो वैल्यूशन होना था 124,687.5 पर। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। हेंस डिक्रीज इन वैल्यू। 133 माइनस 124,687.5, ये तो हमारे पहले आइटम का ट्रीटमेंट हो गया 350 शर्ट्स का। वापस से देख लीजिएगा, हमने इन्वेंट्री का वैल्यूशन कॉस्ट पर कर रखा है, और कॉस्ट पर करने की वजह से हमने इन आइटम को भी कॉस्ट पर ले रखा है। लेकिन जब हमने वैल्यूशन किया तो हमें पता लगा कि शर्ट्स की जो वैल्यू आपको लेनी थी वो एनआरवी पर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको भी कॉस्ट पर लिया, तो हम इसको बाद में ठीक कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, अब आपको दे रखे हैं ट्राउजर्स, 700, चलिए इनकी भी कॉस्ट आपको दे रखी है 520। These two were found to be defective. सेलिंग एक्सपेंसेस आपके 3800 होंगे और इन्हें 950 रुपए में बेचा जाएगा, तो इस पर टोटल में लेना पड़ेगा। तो 520 इंटू 700, क्योंकि एक्सपेंसेस इस बार टोटल में दिए हुए हैं, तो 520 इंटू 700 364, ये तो आपकी इनकी कॉस्ट आ गई। अब हम निकालते हैं एनआरवी। एस्टिमेटेड सेल्स 700 into 950 each, 6,65,000 minus selling expenses, ये लीजिए एनआरवी आ गई। इसका मतलब कॉस्ट कम है, और अगर कॉस्ट कम है तो आपका वैल्यूशन ऑलरेडी सही है, क्योंकि आपको कॉस्ट पर ही लेना था और कॉस्ट पर ही आपने उसको लिया है। Hence, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो लीजिए, अब हमने दोनों आइटम का ट्रीटमेंट देख लिया, अब हमें अपनी इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए, हेंस करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले आपको जो कॉस्ट गिवन है 956 700, इसमें से माइनस कर दीजिए
value of 350 shirts ओवर वैल्यूड, हमने इसको ओवर वैल्यूड किया हुआ है और कितने से ओवर वैल्यूड था 8312.5। ये लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ गया 956,700 माइनस 8312.5। 948,387.5, ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गई। देख लें इसको आराम से। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स। आप लोगों को पता ही है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? जब एक कॉमन रॉ मटेरियल और कॉमन प्रोसेसिंग चार्जेस से अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनकर तैयार होते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो लिखें व्हेन टू और more products, when two or more products are produced from common raw material and common processing charges, common processing charges, then such products are known as जॉइंट प्रोडक्ट्स। देखिए जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि जब आपने एक कॉमन रॉ मटेरियल लगाया और कॉमन प्रोसेसिंग की तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये पता लगा कि उस कॉमन मटेरियल से आपके मोर देन वन प्रोडक्ट्स बने हैं
जो कि मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट हैं और अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मार्केट में रखते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को क्या बोला जाता है? जॉइंट प्रोडक्ट्स बोला जाता है। ऑल प्रोडक्ट्स having separate identity all products having separate identity in market। लिखें पॉइंट नंबर 3, the point where joint products, the joint product gets their separate identity gets their separate identity, comma, is known as स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट पर ये जो प्रोडक्ट हैं जो कॉमन मटेरियल से अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को लेते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एनी कॉस्ट incurred up to the split of point, any cost incurred up to the split of point is known as जॉइंट कॉस्ट। उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है? जॉइंट कॉस्ट बोला जाता है। देखिए क्या मतलब हुआ इन बातों का, जरा एक बार देखते हैं। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपने प्रोसेस 1 स्टार्ट किया, इसका जो आउटपुट आया वो आपका प्रोसेस 2 में गया, ये आपका प्रोसेस 2 में चला गया। प्रोसेस 2 के बाद एक स्टेज आई विच इज नोन एज स्प्लिट ऑफ स्टेज, विच इज नोन एज स्प्लिट ऑफ स्टेज। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जहां पर ये प्रोडक्ट अलग होंगे, और यहां जाके हमें पता लगा कि एक तो बना है हमारा प्रोडक्ट ए और एक बना है हमारा प्रोडक्ट बी। इनको हम बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो अब आप देखिएगा यहां और यहां पर जो कॉस्ट आपने इनकर्ड की होगी वो कॉमन है, यानी जो रॉ मटेरियल या जो प्रोसेसिंग चार्जेस आपने प्रोसेस 1 में लगाए
और आपने प्रोसेस 2 में लगाए, वो कॉमनली इनकर्ड हैं। कॉस्ट incurred in process 1 and process 2 will be known as joint cost। तो बात समझ में आ रही है कि जब हमने एक कॉमन कॉस्ट इनकर्ड की प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में, विच इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट, तब जाकर हमें पता लगा कि हमने ये जो कॉमन मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था, या हमने ये जो कॉमन प्रोसेसिंग की, इससे 2 प्रोडक्ट बने। तो अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि भैया ये जो 2 प्रोडक्ट बने, ये कॉस्ट कॉमन है, लेकिन इस कॉस्ट का कुछ हिस्सा इस प्रोडक्ट में भी लगा होगा और इस कॉस्ट का कुछ हिस्सा इस प्रोडक्ट में भी लगा होगा। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो यही आती है कि भैया आप इस कॉस्ट को अलग अलग कैसे करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अलग कर पाए, तभी आप ये पता लगा पाओगे कि प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है, और फिर आप ये पता लगा पाओगे कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है। लिखें पॉइंट नंबर 5 डाल के। When more than one products are produced the common cost must be allocated। When more than one products are produced, the common cost must be allocated between joint products on a rational and consistent basis। consistent बेसिस। तो अब जो क्वेश्चन राइज होता है वो यही होता है कि आपने जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो वो जो कॉमन कॉस्ट है, वो कॉमन कॉस्ट आप किस आधार पर इन प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे, बांटेंगे। पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे allocation of joint cost can be by using either of the following method। of the following method। कुछ मेथड बताए गए, उन मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज करेंगे और उससे आप अपनी जॉइंट कॉस्ट को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे।
पहला मेथड आता है फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड under this method total joint cost under this method total joint cost must be allocated under this method total joint cost must be allocated किस रेशो में in the ratio of output units of प्रोडक्ट्स। ये लीजिए फिजिकल यूनिट मेथड। इस मेथड में आपकी जो जॉइंट कॉस्ट है वो एलोकेट हो जाएगी डायरेक्टली आपके जो प्रोडक्ट बने हैं, तो उनकी जितनी जितनी यूनिट बनी उस अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसको एलोकेट कर देंगे। एग्जाम्पल, टोटल जॉइंट कॉस्ट, आपको टोटल जॉइंट कॉस्ट दे रखी है 80,000। ठीक है, आपको टोटल जॉइंट कॉस्ट दे रखी है 80,000। प्रोडक्ट ए 1000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी 500 यूनिट्स, और प्रोडक्ट सी 25 यूनिट्स। ये आपका इस कॉमन प्रोसेसिंग से इतनी इतनी यूनिट इस प्रोडक्ट की बनी है। allocate joint cost in the ratio of output। लीजिए, आपको जो जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है वो किसके बेसिस पर करना है, आउटपुट के बेसिस पर करना है। क्लियर है बिल्कुल। तो बस सिंपली 80,000 को इस रेशियो में बांट दो। शेयर ऑफ ए 80,000 की टोटल कॉस्ट 4,000 यूनिट पर लगी है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, हर एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, इनटू मैंने एक ही बनाई है 1000 यूनिट, 80,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 1,000। तो जॉइंट कॉस्ट में इसका हिस्सा आ गया 20,000 का। शेयर ऑफ बी 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 500, तो 10,000 आपके पास ये आ गया।
शेयर ऑफ सी 80,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 2500, तो 80,000 डिवाइड बाय 4,000, ये लीजिए, ये आपके पास एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ गया अकॉर्डिंग टू फिजिकल यूनिट मेथड। क्वेश्चन बोले कि भाई आपको फिजिकल यूनिट के बेसिस पर बांटना है, तो हम फिजिकल यूनिट के बेसिस पर क्या कर देंगे, एलोकेशन कर देंगे। बी मेथड, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। अगर हम बात करते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचा है और उसकी सेल वैल्यू के रेशियो में आप क्या करना चाहते हैं, जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना चाहते हैं। अंडर दिस मेथड, under this method, joint cost must be allocated. Under this method, joint cost must be allocated in the ratio of sale value at split of stage। यानी जिस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को ले रहे हैं, हम उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको बेच देंगे, तो उसे बोलते हैं सेल एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। तो कुछ नहीं करना है, उसकी सेल वैल्यू निकालनी है और उसके रेशियो में हम उसे एलोकेट कर देना है। कैसे? मान लीजिए 3 जॉइंट प्रोडक्ट हैं हमारे, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर हमें पता लग रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई। कहां पर? एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो यूनिट्स अलग अलग हुई। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये लीजिए, ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं ए दे देता हूं, इसको बी दे देते हैं, तो इसको ए इंटू बी दे देंगे। ये आपके पास क्या आ गई, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ गया। और ये जो सेल वैल्यू आई है, इसके रेशो में आप क्या करेंगे, अपनी जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। लिखें एग्जाम्पल,
10,000 units of EXC and 5,000 units of WY are produced from a common process. 10,000 यूनिट्स EXC की और 5,000 यूनिट्स WYE की प्रोड्यूस हुई हैं एक कॉमन प्रोसेस से इन्वॉल्विंग a total cost of rupees 5,20,000. ये लीजिए, यानी जब आपने कॉमन कॉस्ट लगाई 5,20,000 तो दो प्रोडक्ट बने EXC और WYE और आपको इनकी क्या दे रखी है, यूनिट्स दे रखी हैं। सेल प्राइस एट split of stage, sale price at split of stage are EXC की सेल प्राइस है 200 रुपए पर यूनिट, $120 पर यूनिट। ये आपको स्प्लिट ऑफ की सेलिंग प्राइस दी हुई है। लिखें, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर EXE if units of stock are 1,000। ये लीजिए, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, EXC के लिए। अगर हमारे पास एट द ईयर एंड EXE की 1,000 यूनिट का स्टॉक बचा हुआ हो तो देखिएगा समस्या क्या है। अगर मुझे 1,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इस 520 में EXC की 10,000 यूनिट की कॉस्ट क्या है। अगर मैं EXC की टोटल कॉस्ट पता लगा पाया तो मैं आसानी से पर यूनिट निकाल सकता हूं और पर यूनिट निकालने के बाद 1,000 यूनिट्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अब इसके लिए मुझे इस 520 को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन EXC एंड WYE में। मुझे इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, इसको एलोकेट करना पड़ेगा। नाउ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मुझे दिया हुआ है तो मैं इसी में इसको क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। सबसे पहले हमारे पास है एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट।
EXC और WYE। सेल यूनिट्स, सेल यूनिट्स 10,000 और 5,000, ये तो मेरी सेल यूनिट्स हो गई। सेलिंग प्राइस ₹200 और ₹120। सेल वैल्यू 10,000 into 200, तो ये तो आपके पास 20 लाख आ गया, और 5,000 into 120 6 लाख। ये लीजिए, ये आपके पास सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज आ गई। अब इस रेशो में हम क्या कर देंगे, कॉस्ट को बांट देंगे। शेयर ऑफ EXC देखिएगा, 5,20,000 की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 26 लाख इंटू 20 लाख, तो यानी 4 लाख का खर्चा तो ये आ गया। यानी इसका जो शेयर आया वो आपका क्या आ गया, 4,000 आ गया। शेयर ऑफ WYE 5,20,000, 26 लाख इंटू 6 लाख, तो ये आपके पास 1,20,000 आ जाएगा। ये लीजिए, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमारी जो जॉइंट कॉस्ट थी उस जॉइंट कॉस्ट को हमने एलोकेट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, 4 लाख का खर्चा करके हमने EXE की 10,000 यूनिट बनाई है। 4 लाख का खर्चा करके हमारी 10,000 यूनिट बनी, तो इससे हम पर यूनिट निकाल सकते हैं, और पर यूनिट आने के बाद मैं 1,000 यूनिट्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी। तो लिख दीजिए अब, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक EXE 4 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो ये पर यूनिट की कॉस्ट आ गई, और इनटू आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 1,000 यूनिट है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 1,000, तो ये आपके पास 40,000। ये लीजिए, इस तरह से आपका ये सेकंड मेथड लगता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एलोकेशन एज वेल एज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कि स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू के रेशियो में पहले इसको बांट देंगे, और उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो गया मेथड नंबर 2, विच इज कॉल्ड एज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। चलिए थर्ड मेथड की तरफ। मेथड 3,
फाइनल सेल वैल्यू मेथड या सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फाइनल सेल वैल्यू मेथड या सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड। यानी अगर हम प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ स्टेज पर न बेचें बल्कि हम उसका कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करें और उस फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा हम अगर उसके रेशो में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करें उसे हम बोल रहे हैं फाइनल सेल वैल्यू मेथड। इसी का एक और नाम भी होता है रिवर्स मेथड। लिखे under this method total joint cost under this method total joint cost must be allocated under this method total joint cost must be allocated in the ratio of final sale value or NRV value. This NRV will be calculated by reverse calculation and hence also known as reverse cost method। और इसे हम इसीलिए रिवर्स कॉस्ट मेथड के रूप में भी यूज करते हैं। How to calculate NRV of products? तीन मान लीजिए हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सबसे पहले हमारी जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बनी हमने वो ले ली।
देन फाइनल सेल प्राइस, यानी फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद ये प्रोडक्ट इस प्राइस पर बिकेगा। तो ये आपके पास आएगी फाइनल सेल वैल्यू। ये आपके पास आ गई फाइनल सेल वैल्यू। इसमें से माइनस कर दोगे सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट, यानी फाइनल बेचने से पहले अगर उसको आपको प्रोसेस करना पड़ा और उस दौरान अगर कोई भी खर्चा हुआ है तो वो खर्चा आप यहां से हटा दोगे और अब जो बचेगा वो आपके पास एनआरवी आ जाएगी। और ये जो एनआरवी आई, इस एनआरवी के रेशो में आप जॉइंट कॉस्ट को क्या करोगे, एलोकेट करोगे। टोटल जॉइंट कॉस्ट must be allocated in the ratio of NRV। हाँ जी, प्रोसेसिंग कॉस्ट सेपरेट का मतलब हो गया स्प्लिट ऑफ के बाद जो खर्चे होंगे तो ये आपने क्या निकाल लिया, इस तरीके से आप क्या कर लोगे, अपनी जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर लोगे। फिर एक्चुअली में तो हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। सुन लीजिए बस एक बार, फिर लिख हम बाद में लेंगे। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। अब जॉइंट कॉस्ट को जब आपने एलोकेट किया तो मुझे ए का अलग हिस्सा पता लग गया, बी का अलग हिस्सा पता लग गया, सी का अलग हिस्सा। तो अब मैं इन प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं। ए प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक तो लूंगा इसका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट जो मैंने निकाला, और एक अगर इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो यानी ए प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस उसमें जोड़ दूंगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, तो मुझे ए प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। टोटल कॉस्ट पता लगेगी कैसे, एक तो ले लूंगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट और एक ले लूंगा फर्दर कॉस्ट, तो मुझे क्या पता लग जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ए। अब अगर टोटल कॉस्ट ऑफ ए को ए की टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ए प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, और फिर उस कॉस्ट पर यूनिट को क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस्ट पर यूनिट जो आई, उस कॉस्ट पर यूनिट को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।